मेरी शादी हुई थी। मैं उसी के साथ अपने कमरे में सोई थी, लेकिन जब सुबह होती थी तब बिस्तर पर मेरे पति का दोस्त होता था। ये बात मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। मैं असमंजस में थी कि आखिर यह मेरे साथ क्या हो रहा था। रोज़ रात को मेरे पति मुझे दूध पीने देते, जिससे मैं गहरी नींद में सो जाती थी। लेकिन जब सुबह उठती तो मैं बिना कपड़ों के अपने बिस्तर पर उनके दोस्त को देखती थी, जिससे मुझे अंदाज़ा हो जाता था कि मेरे पति का दोस्त मेरे साथ रात को क्या करता है। एक रात में वह दूध नहीं पिया और ऐसे ही सो गई। जब आधी रात हुई तो मेरे पति का दोस्त मेरे पास आकर सो गया, लेकिन मैं अपने पति समझकर उसके साथ वे सब करती रही। लेकिन जब मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो मेरी चीख निकल गई। मेरा नाम प्रिया है। मैं देखने में बहुत ही सुंदर थी, लेकिन मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ। मेरे पापा नहीं थे, लेकिन पापा के जाने के बाद हम दोनों बहनों को मम्मी ने अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया था। हम दोनों बहनों में से बड़ी मैं ही थी। मेरी छोटी बहन मुझे 4 साल छोटी थी। मेरी माँ दूसरों के घर में काम करती थी, जिससे घर का केवल खर्च चल पाता था, लेकिन उससे ज़्यादा और कुछ अपने लिए नहीं कर सकते थे। धीरे धीरे समय गुजर आया और मेरी शादी की उम्र हो गई। माँ को मेरी शादी की फ़िक्र होने लगी, क्योंकि आजकल बिना दहेज के शादी होना बहुत मुश्किल था। लेकिन मेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह दहेज दे पाती। मैं कुछ लोगों के पास पैसे के लिए गई, लेकिन उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया और कुछ लोग मेरे साथ एक रात गुजारने की मांग की, जिसे मेरी माँ सख्त मना कर दिया। वे अब शादी को लेकर ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। मेरे थोड़े बहुत रिश्तेदार भी थे, लेकिन उनका भी हाल हमारे ही जैसा था। इसी असमंजस में कुछ दिन और गुजर गए कि आखिर शादी कैसे होगी। तभी एक दिन एक आदमी हमारे घर पर आया। उसने मेरी माँ से कुछ बात की और मेरी शादी तय कर दी। जो आदमी हमारे घर पर आया था, वह अपने दोस्त की शादी मुझसे तय किया और वहाँ से चला गया। जब मैं ये बात अपनी माँ से पूछा तो उसने बताया कि वे बिना दहेज के शादी करने के लिए तैयार हो गए हैं। माँ के मुंह से ये शब्द सुनकर मैं चौंक गई। आखिर बिना दहेज के शादी आजकल के ज़माने में कौन करता है। खैर, माँ को शादी को लेकर अब थोड़ी बहुत परेशानी कम हो गई थी। फिर कुछ ही दिनों में मेरी शादी हो गई और मैं ससुराल आ गई। लेकिन ना तो अभी तक मैंने अपने पति को देखा था और ना ही उसका नाम मालूम था। ससुराल जाने के बाद मुझे मालूम हुआ कि मेरे पति का नाम विनीत है। वह देखने में ज़्यादा तो नहीं, पर ठीक ठाक था। मेरे ससुराल वाले बहुत पैसे वाले थे। उनका घर देखकर ही मुझे अंदाज़ा हो गया था ससुराल में मेरे और पति के अलावा और नहीं था। मैंने एक नज़र अपने पति के दोस्त निखिल की पत्नी की तरफ मारा तो मैंने देखा कि वह व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। अभी बिल्कुल जवान और खूबसूरत थी। मैं उस घर में नई नई थी, इसीलिए मैं किसी से कुछ भी नहीं पूछ सकती थी। धीरे धीरे वक्त गुजर गया और रात हो गई। आज हमारी सुहागरात थी। रात को अपने कमरे में मैं अपने पति के आने का इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी देर के बाद मेरे पति विनीत कमरे में आया। वह बहुत शर्मा रहा था। वह दूध का गिलास मुझे पकड़ा और कहा, इसे पी लो। मैंने कहा कि नहीं, पहले आप पियो, उसके बाद मैं पीऊँगी। तब वह कहने लगा कि नहीं, इस घर का रिवाज है
कि दूध पत्नी को ही पीना पड़ता है, इसीलिए इसे तुम पी लो। उसकी बातों को सुनने के बाद उसके हाथ से दूध लेकर पी गई, लेकिन दूध पीने के बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा। जब मेरी आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैंने देखा कि मेरे कपड़े जैसे तैसे पड़े थे। फिर मैं उठकर फ्रेश होने लगी। जाने तब मुझे एक मीठा मीठा सा दर्द का एहसास हुआ। मैं समझ गई ये दर्द सुहागरात वाला था। मैं किसी तरह शर्माते हुए फ्रेश होने चली गई। तभी मेरी नज़र मेरे पति के दोस्त के ऊपर पड़ गई। वह मुझे देखकर बहुत ही अजीब तरीके से मुस्कुरा रहे थे, जो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर था। मैं उसी हाल में अपनी नज़रें झुकाए बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि मेरे पति घर के कामों में व्यस्त थे। कुछ इसी तरह वक्त गुजरता गया और मेरी शादी को 2 महीने हो गए। इस 2 महीनों में मैंने जो गौर किया था वह था मेरे पति का मेरे प्रति रवैया, जो एक पति का रवैया अपनी पत्नी के प्रति होना चाहिए वह उसमें बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन उसके विपरीत मेरे पति के दोस्त निखिल का रवैया मेरे प्रति एक पति जैसा था, जो मुझे परेशान करके रख देता था। मेरे पति विनीत कभी भी मुझसे खुलकर बात नहीं करते थे। मैं उनकी पत्नी थी, इसीलिए उसका पूरा अधिकार था कि वह मुझे किसी भी तरह के बात कर सकते थे। लेकिन उसके विपरीत निखिल मुझे हर वक्त मेरा हालचाल जानने की कोशिश करते। यहाँ तक कि वे जब भी मुझे देखते तो उनकी आंखों में एक अजीब सी तपिश होती थी, जिससे मुझे बार बार ऐसा महसूस होता था जैसे वे मुझे कुछ चाहते हो। मैं अपने दिल की बात अपने पति से करना चाहती थी, क्योंकि मैं उसकी पत्नी थी। लेकिन मेरी कोई भी बात वह अपने दोस्त निखिल को जाकर बता देता था। यह बात मुझे बहुत हैरान कर रही थी। अच्छा, दूसरी जो बात थी वह थी जब मेरे पति कमरे में आते तब वे हर दिन मुझे दूध पीने को कहते। जब मैं वह दूध पीती तो मुझे फ़ौरन से नींद आ जाती थी। जब सुबह आँख खुलती तो मेरे पति कमरे में नहीं होता था। इन सब बातों ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। तब से मैं रितु का भी सेवा कर रही थी, क्योंकि उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वह किसी काम को कर सकती थी। जब मैं रितु से उसकी इस हालत के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसकी शादी के 2 महीने बाद ही एक एक्सीडेंट में वे अपने दोनों पैर खो दिए। तब वे एक अपाहिज की ज़िंदगी जी रही है। मेरी निखिल जी का अपना कारोबार था जिसमें वे व्यस्त रहते थे, लेकिन मेरे पति हमेशा घर में ही रहकर घर का काम काज किया करते थे। यह बात भी मेरी समझ से बाहर थी। मैं तो कभी कभी ये सोचती थी कि सारा दिन घर में ही रहते हैं तो काम क्या करते हैं। अगर कल को निखिल जी अलग हो जाएंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा। लेकिन मेरे पति को तो इसकी परवाह ही नहीं थी। जब भी उसे कुछ कहती तो वह कोई ना कोई बहाना बनाकर हमेशा टाल देता था। मेरे पति सिर्फ घर के ही काम में व्यस्त रहता था, लेकिन फिर भी मुझे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, जिस पर मैं कभी कभी सोचती कि आखिर ये सब पूरा कैसे कर रहा है। मेरे पास इतना ज़्यादा उलझन था कि मुझे किसी सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा था। आखिर घर में क्या हो रहा था मेरे समझ से बिल्कुल बाहर था। मैंने रितु से भी पूछना चाहती थी, लेकिन उसे भी घर के मामले में कुछ मालूम नहीं था, क्योंकि वे अपने कमरे से निकलती ही नहीं थी। जब रात को अपने पति के साथ मैं कमरे में होती तो सोचती कि आज अपनी खुशी या दुख को अपने पति के साथ बांटूंगी, लेकिन वह मुझे हर रोज़ यह कहकर दूध पिला देता कि इस घर का रिवाज है, जो मुझे पीना ही पड़ता था। धीरे धीरे मैं
घर के कामों में अपने पति का हाथ बटाने लगी थी, क्योंकि अपने पति को काम करता देख मुझे बहुत बुरा लगता था। इसीलिए मैं भी घर के कामों में मसरूफ़ रहती थी। साथ साथ रितु की भी सेवा कर दिया करती थी, जिससे मेरे निखिल जी भी बहुत खुश रहते थे। लेकिन उनकी नज़रों में वही कशिश होती थी। वह जब भी मेरी तरफ देखते तो मेरे पूरे वजूद में एक आग जैसी लग जाती थी। मैं उनकी तपिश भरी निगाहों से बचना चाहती थी, लेकिन ये मुमकिन नहीं था, क्योंकि घर में एक ही था जो सब कुछ संभाल रहे थे। वक्त गुजरता गया और अब शादी के 5 महीने हो गए। एक सुबह जब मैं सोकर उठी तो मेरे बिस्तर में मेरे साथ निखिल सो रहे थे। फिर मैं एक नज़र अपने बदन पर डाली तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उस वक्त मैं बिना कपड़ों के थी और निखिल गहरी नींद में पास सो रहे थे। ये सब कुछ देखकर मैं एकदम से घबरा गई और जल्दी जल्दी से अपने कपड़े पहनकर बाहर आई। मैंने अपने पति को उठाने का सोचा, लेकिन मैं उन्हें उठाए बिना रितु के पास चली गई। फिर मैं उनसे पूछा कि मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर क्यों है। तब रितु कहने लगी कि मुझे नहीं पता, वे तो पूरी रात मेरे पास थे, फिर तुम्हारे पास कैसे जा सकते हैं। फिर वापस अपने कमरे में आई और निखिल जी को उठाने लगी। निखिल जी की नज़र मुझ पर पड़ी तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। मैं उनसे पूछने लगी कि आखिर वह मेरे बिस्तर में क्या कर रहे हैं, जबकि मैं उनके दोस्त की पत्नी हूँ। मैं सब कहते कहते रोने लगी, क्योंकि मैं जिस हाल में थी उससे मुझे अंदाज़ा लग गया था कि निखिल जी मुझे कहीं का नहीं छोड़े होंगे। मेरी आवाज़ सुनकर मेरे पति और रितु भी कमरे में आ गए। मैंने सबसे अपनी हालत के बारे में बताया, लेकिन किसी भी चेहरे पर मेरे लिए कोई हमदर्दी नहीं थी। सभी चुपचाप मेरी बातों को सुन रहे थे, जबकि मेरे पति को तो सबसे पहले इस बारे में सोचना चाहिए था। मैंने अपने पति से कहा कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? आखिर यहाँ मेरी इज्जत का सवाल है। मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। तभी निखिल ने मुझे ऐसी बात बताई जिसे सुनने के बाद ऐसा लगा जैसे धरती फटे और मैं उसमें समा जाऊं। इतना बड़ा धोखा मेरे साथ, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। आखिर मैं किसी का क्या बिगाड़ा था? मैं तो इसी भरोसे अब तक थी कि मेरे पति विनीत और निखिल दोनों अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, लेकिन ये नहीं, मेरे पति तो इस घर के नौकर निकले। निखिल जी ने आगे जो कुछ मुझे बताया, उसे सुनने के बाद तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं कोई खिलौना हूँ और निखिल जी मेरे साथ इतने दिनों से खेलते आ रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रियंका, तुम्हारी शादी हम सबकी मर्जी से विनीत से हुई, लेकिन वे सिर्फ मेरे लिए ये सब किया था, क्योंकि मेरी पत्नी के एक्सीडेंट के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। मैं अपनी पत्नी की वजह से अपना कारोबार ठीक से नहीं कर पा रहा था। मैं अपने पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं उसे छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि हमारी अपनी पसंद की शादी थी। लेकिन तकदीर ने हमारे साथ ऐसा खेल खेला कि सब कुछ बर्बाद हो गया। कुछ दिन बाद जैसे तैसे करके गुजारा हो गया, लेकिन फिर मेरी पत्नी का ख्याल रखने वाला भी नहीं था और न ही अब इससे वह सुख प्राप्त कर सकता था जो मुझे एक पत्नी से चाहिए। मेरी पत्नी मुझे बार बार जिद करने लगी कि तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता था। उसके बहुत जिद करने पर कहीं लड़कियां देखा, लेकिन मेरी पहली पत्नी के रहते हुए उसके घरवाले के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि पहले अपनी पहली पत्नी से तलाक हो, फिर किसी दूसरी लड़की से शादी करो। हम घूमते घूमते हार गए कि अब क्या होगा। अब हमारी पत्नी माँ नहीं बन सकती और न ही मुझे वह सुख दे सकती। कुछ दिन और इसी असमंजस में गुजर गए। फिर हमने एक प्लान बनाकर विनीत को तैयार किया।
मैंने उससे कहा कि वे तुमसे शादी करे, लेकिन उसका वास्ता सिर्फ शादी तक ही होगा। बाकी का तुम्हारे साथ एक पति का रिश्ता मैं निभाऊंगा। लेकिन मेरे इस प्रस्ताव से विनीत ने साफ इनकार कर दिया। फिर कुछ ही दिन बाद उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई, जिसके लिए उसे पैसों की ज़रूरत आन पड़ी। तब मैं उसे पैसे देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसके बदले मैंने उसे तुमसे शादी करने को कहा। तब जाकर वे तैयार हुआ। जब से तुम शादी करके यहाँ आई हो, तब से विनीत ने तुम्हें छुआ तक नहीं, क्योंकि जो दूध वह तुम्हें हर दिन पीने को देता है, वह दूध में बेहोशी की दवाई मिलाकर उसके साथ भेजता हूँ। जब तुम बेहोश होकर सो जाती थी, तब मैं तुम्हारे पास आ जाता था और तुम्हारे जागने से पहले ही उठकर मैं अपने कमरे में चला जाता था। लेकिन न जाने आज कैसे मैं सोया रह गया और तुम्हें सब कुछ मालूम चल गया। आज तक तुम्हें जितना कुछ भी मिलते आ रहा था, ये सब मैं तुम्हें लाकर दे रहा था, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी पत्नी मानता हूँ और तुम इस घर की मालकिन हो। हम लोग चाहते हैं कि एक अच्छा वक्त देखकर सब कुछ तुम्हें बता देते, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज ही इस हालत में तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा। मैं निखिल जी की बातों को सुनकर सिर्फ रोए जा रही थी। तभी रितु अचानक से अपनी व्हील चेयर पर से गिर गई और मेरे पैर पकड़कर कहने लगी कि प्रियंका, हमारा रास्ता गलत ज़रूर था, लेकिन इरादा गलत नहीं था। वैसे भी तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह मानती हूँ, इसीलिए मैंने अपना सुहाग का बंटवारा भी कर दिया। अब हमारे घर की लाज और वंश तुम ही दे सकती हो, क्योंकि अब मेरी हालत वैसी नहीं है कि इस घर को वारिस दे सकती हूँ। मैं अब क्या करती? रितु को अपनी बड़ी बहन की तरह ही ख्याल रखा था, लेकिन अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि अब मैं अपनी माँ के पास भी नहीं जा सकती थी। इसीलिए मैंने निखिल से कहा कि आप चाहते हैं कि हमेशा आपकी पत्नी बनकर रहूं, तो आप मुझे दोबारा शादी कीजिए, ताकि मैं आपको अपना पति दिल से मान सकूं। अब विनीत के घर की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब मैं अपनी इज्जत खोकर उसके साथ नहीं जाना चाहती थी। फिर निखिल ने मुझसे शादी कर लिया और अब वे मेरे सच में पति बन गए। दोस्तों, कभी कभी कुछ समस्या ऐसी होती है जिसका फैसला करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आखिर कौन सा फैसला ले। इसी कश्मकश में इंसान उसको चुन लेता है जो कि उसे नहीं चुनना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को